Hello friends, I once again welcome you to the online learning center of Karma coaching classes. So students, आज हम हमारा बीके का जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो कंटिन्यू करेंगे एंड आज हम देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स के कुछ एडजस्टमेंट्स. ओके, सो बेसिकली जो एडजस्टमेंट्स आज हम देखने वाले हैं उनमें से आपने बहुत सारे 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिए हैं, बट 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से वो एडजस्टमेंट्स आपको बता देता हूँ सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोगों को किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो. ओके, सो हम अभी स्टार्ट टू एंड पूरा सारे एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं, समझने वाले हैं एंड इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी आप मुझे बाद में कॉल कर लेना. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स. सो ऑन योर स्क्रीन्स एज यू कैन सी द नंबर 1 एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. फाइन, बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन या हम जब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक के बिना बिल्कुल भी नहीं होता. ओके, क्लोजिंग स्टॉक एकदम सिंपल एडजस्टमेंट है. दो इफेक्ट्स, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे. राइट, याद है आप सबको? मैं एक बार आपको एक लोकेशन बता देता हूँ. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट, बाय, सबसे लास्ट में लिखते हैं टोटल करने के पहले. ओके, बाय क्लोजिंग स्टॉक. ओके, और दूसरा हम लिखते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे. फाइन, एसेट साइड पे हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी, बैलेंस शीट में कभी भी टू एंड बाय नहीं आता. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये एक लेजर नहीं है, इसलिए आप देख रहे हो कि मैंने डेबिट क्रेडिट भी नहीं लिखा है. ओके, फाइन. तो यहाँ पर हमने एक बेसिक एडजस्टमेंट देखा है क्लोजिंग स्टॉक. नाउ क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है कि क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ आएंगी, एक कॉस्ट, दूसरा मार्केट प्राइस. क्या क्या? एक कॉस्ट एंड दूसरा मार्केट प्राइस. आपको फाइनल अकाउंट्स में जो हमारी अमाउंट का कॉलम होगा उसमें हमेशा इन दो अमाउंट में से जो लेसर अमाउंट है, यानी जो अमाउंट छोटी है, कम है, उसको ही लिखना है. ठीक है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. नाउ आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है एंड यहाँ पर अभी एक्सपेंस की बात हो रही है, यानी खर्चा देना बाकी है. तो हम क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है हमारा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का है तो वहाँ, या प्रॉफिट एंड लॉस का है तो वहाँ पे हम उसे ऐड कर देंगे. ऐड करने का लॉजिक क्या है कि अकाउंटिंग के जो रूल्स है वो ये कहता है कि जिस साल का पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है, जिस ईयर का पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है, वो उसी में रिकॉर्ड करना चाहिए. ओके, तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल सैलरी ट्रायल बैलेंस में दी है 5000. ओके, तो हम उसको सैलरी इनर कॉलम में 5000 लिखेंगे एंड एडजस्टमेंट में बोला है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1000, यानी सैलरी देनी बाकी है. अब एक्चुअली तो नहीं दी, ओके, इसलिए ट्रेडिंग में सिर्फ 5000 ही था, लेकिन फाइनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते वक्त हमें इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओके, ऐसे अकाउंट्स के हमारे रूल्स हैं. तो हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, जो भी अमाउंट वहाँ क्वेश्चन में दी होगी, और आउटर कॉलम में ले जाएंगे फुल अमाउंट जो 5000 दे दी एंड जो 1000 देना बाकी है. इज दैट क्लियर? और इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा हमारा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर इसी साल का था, हमने दिया नहीं, ओके, एंड देना बाकी है, तो हमारे सिर पे बोझ है. तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे. ओके, उसमें एक आइटम लिख देंगे सैलरी और अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे लेट्स से 1000. फाइन, ओके, जितना देना बाकी है उतना ही आता है बैलेंस शीट में, क्योंकि सिर पे बोझ हमारी सिर्फ वही अमाउंट है जो हमने नहीं दी है. फाइन, ओके. सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट अब हम देखते हैं. नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड मतलब एडवांस में हमने खर्चा कर दिया. ओके, एक पर्टिकुलर खर्चा जो हमने एडवांस में कर दिया. फाइन, सो फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट में है फैक्ट्री रेंट. ओके, सो हम यहाँ पे लिखे होंगे टू फैक्ट्री रेंट ट्रायल बैलेंस में से देख के. फाइन,
इसमें लेट्स से अमाउंट है 100 रुपीज़, ओके, एंड प्रीपेड है 20 रुपीज़, कि भाई 20 रुपये हमने एडवांस में दे दिए। नाउ एडवांस में देना मतलब क्या कि इस साल का वो खर्चा नहीं था, ये चीज़ आने वाले पीरियड की थी जो हमने एडवांस में दे दी, तो अभी का तो नहीं है, इसलिए माइनस, क्योंकि रूल क्या है, जिस साल का खर्चा वो उस साल में ही आना चाहिए। अब ये इस साल का तो है नहीं, सो हम लेस कर देंगे प्रीपेड, ओके, एंड प्रीपेड लेस 20, आउटर कॉलम में आ गया 80। इज दैट क्लियर? और क्योंकि ये प्रीपेड है, हमारा ड्यू अभी तक नहीं हुआ था, देना बाकी था, एंड हमने एडवांस में दे दिया, तो ये अभी हमारी एसेट है, प्रॉपर्टी है, ओके। प्रीपेड रेंट कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एसेट साइड पे लिख देंगे, और 20 रुपीज़ जो हमने एक एग्जांपल लिया वो अमाउंट हम यहाँ एसेट साइड पे लिख देंगे। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एग्जैक्टली ऑपोजिट इफेक्ट होता है प्रीपेड का, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम। हमें इनकम जल्दी रिसीव हो गई, मिलनी नहीं चाहिए थी, मिलनी ड्यू थी नहीं ये इनकम, बट मिल गई, ओके। तो ये इस साल की तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे, राइट। तो ट्रेडिंग क्रेडिट की इनकम हो तो वहाँ से माइनस कर दो, और अगर पीएनएल क्रेडिट की इनकम हो तो वहाँ से माइनस कर दो, जो भी वो पर्टिकुलर इनकम है वो माइनस करने के बाद अमाउंट तो बाहर चली जाएगी, एंड ये चीज़ हमें रिसीव नहीं होनी चाहिए थी, रिसीव हो गई। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है किसी और की, यानी सिर पे बोझ, तो हम लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे प्री रिसीव्ड इनकम, वो जो भी इनकम का नाम होगा, एंड अमाउंट कॉलम में अमाउंट मेंशन हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इनकम रिसीवेबल। मैंने आपको इस रिसीवेबल टर्म का मीनिंग पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है, लास्ट में है एबल। इसका मीनिंग क्या होता है, मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं, ओके। मतलब क्या, इनकम मिलना ड्यू हो चुका है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपको अभी तक दिया नहीं, ओके। तो जो भी इनकम होगी ट्रेडिंग क्रेडिट की या पीएनएल क्रेडिट की, वहाँ हम इसको ऐड कर देंगे जहाँ की वो सर्टेन इनकम होगी, राइट। अमाउंट को आउटर कॉलम में ले जाएंगे, एंड बैलेंस शीट में ये चीज़ हमारे एसेट साइड पे आ जाएगी कि भाई आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर इनकम रिसीवेबल, जो भी टर्म क्वेश्चन में मेंशन होगा वो टर्म आपको यूज़ करना है, ओके। ये एसेट है, प्रॉपर्टी है कि भाई अमाउंट मिल तो जानी चाहिए, मिली नहीं, फ्यूचर में मिलेगी, ओके। वो चीज़ हमारी एसेट होती है, जैसे कि फ्यूचर में पे करना है वो हमारा लाइबिलिटी होती है, वैसे ही फ्यूचर में जो अमाउंट मिलेगी वो एसेट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बैड डेट्स, ब्रैकेट में लिखा है एडिशनल और न्यू बैड डेट्स, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 6, बैड डेट्स। नाउ बैड डेट्स का जो जनरल मीनिंग है वो ये कि आपने उधारी में गुड्स बेचे थे, यू सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके। सामने वाले ने पेमेंट नहीं दिया जब भी ड्यू डेट आ गई, ओके। ड्यू डेट आ गई, आपने उसको इन्फॉर्म किया कि भाई रुपए दो, पेमेंट दो, एंड उसने नहीं दिए, ओके। अब आपको ये जो अमाउंट नहीं मिलेगी, इस अमाउंट को बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, फाइन। नाउ बैड डेट्स हमारा नुकसान है, भाई जो अमाउंट मिल जानी चाहिए वो नहीं मिली, तो ये हमारा नुकसान है, तो पीएनएल डेबिट साइड पे आना चाहिए बैड डेट्स, राइट। और दूसरा, ये वो डेटर्स हैं जो आपको अमाउंट नहीं दे रहे हैं, ओके। तो ये डेटर्स में से माइनस हो जाएगी, जो भी डेटर्स की अमाउंट यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आई होगी, उसमें से हम बैड डेट्स को माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? नाउ बैड डेट्स ये था एडजस्टमेंट वाला, क्योंकि देखो आपके स्क्रीन पर जो अभी लिस्ट दिख रही है ये एडजस्टमेंट्स की लिस्ट है, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे अलग से लिखी हुई होगी क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स हो सकता है, आई रिपीट, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे भी बैड डेट्स हो सकता है, तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। उसका आपको क्या करना है, सिंपली ट्रायल बैलेंस के आइटम का तो एक ही इफेक्ट होता है, हिडन एडजस्टमेंट्स को छोड़ के, वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। आपको क्या करना है, 2 बैड डेट्स कुछ इस तरह से लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। यहाँ आप इनर कॉलम में अमाउंट लिख दोगे, ट्रायल बैलेंस वाली, आई रिपीट ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट को आपको सबसे पहले लिखना है, अगर वो क्वेश्चन में दी है तो, ठीक है।
तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में जनरली क्या लिखते हैं, ओल्ड, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अभी आपके लिए ट्रायल बैलेंस भी लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखना है आपको, ओल्ड, जो ट्रायल बैलेंस में है वो ओल्ड, ठीक है। उसके नीचे आप ऐड करोगे बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट्स में होगी, जिसके लिए हम आंसर में लिखते हैं न्यू, क्या लिखते हैं, न्यू, ठीक है। तो 2 बैड डेट्स ये है ट्रायल बैलेंस वाली, और उसमें ऐड बैड डेट्स ये है न्यू, ये मिलती है आपको एडजस्टमेंट में से, ठीक है। बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज के ईयर एंड के पहले ही अगर आपको पता चल जाए कि क्या क्या अमाउंट आपकी बैड डेट्स होने वाली हैं, तो आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो एंड हेंस वो ट्रायल बैलेंस में आ जाती है। लेकिन कुछ अमाउंट आपको ईयर एंड पे पता चल रही है, न्यू ड्यू डेट्स आ गई, उन ड्यू डेट्स पे पता चल रही है कि भाई ये अमाउंट भी नहीं मिलेगी, तो वो एडजस्टमेंट में आती है, उसको अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, इसलिए अब हम उसे कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, फाइन, ओके। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स होगा वो एसेट साइड पे या लाइबिलिटी साइड पे या कहीं भी कोई भी तरह का सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा, ओके। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है कि ऐसी अमाउंट, डेटर्स की ऐसी अमाउंट जो हमें लग रहा है कि नहीं मिलेगी, ओके। सामने वाले ने मना नहीं किया है लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं मिलेगी, भाई उसके पास्ट चेक्स बाउंस हो गए हों या दूसरे सप्लायर्स को भी उसने पैसा नहीं दिया हो, मार्केट में उसका नाम उस तरह से फैल रहा हो, तो हमें भी लगेगा कि भाई शायद ये बंदा हमें अमाउंट नहीं देगा, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बैड डेट्स की तरह ही ये भी हमारा नुकसान ही होता है, क्या होता है, नुकसान, ओके, लॉस। तो हम क्या करते हैं, जो हमने बैड डेट्स की लिस्ट बनाई है उसमें हम उस अमाउंट को और ऐड कर देते हैं, क्योंकि नुकसान ही है ना, तो ऐड RDD और ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यू, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में से आई है ना, इसलिए न्यू, ठीक है। एंड बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कर देते हैं, बैलेंस शीट में डेटर्स में से हम RDD न्यू माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर, न्यू RDD हमने माइनस कर दी, फाइन। नाउ यहाँ पे भी क्या होता है कि RDD जो है यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आपको क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में हो सकता है कि दी हुई हो, ओके, और वो अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड पे होगी, ठीक है। किसी भी तरह का प्रोविजन, किसी भी तरह का रिजर्व, याद रखना ये टर्म्स, प्रोविजन या रिजर्व, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे ही होंगे, ठीक है। नाउ अब क्रेडिट साइड पे हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये किसी तरह की इनकम थोड़ी ना है, ये तो उल्टा हमें लग रहा है कि लॉस है, इसलिए वो अमाउंट हमने साइड निकाल के रखी है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑल्टरनेटिव स्टेप करेंगे, ओके। क्रेडिट के चीज़ को क्रेडिट में लिखना होता है लेकिन यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट में से माइनस कर देंगे। आई रिपीट, डेबिट में से माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा कि उसका इफेक्ट जो था क्रेडिट का वो क्रेडिट ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो बैड डेट्स हमने लिखे थे इसमें माइनस कर देंगे, लेस RDD ओल्ड। ओल्ड क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, करेक्ट, ठीक है। और फिर जो फाइनल अमाउंट होगी वो हमारे आउटर कॉलम में चली जाएगी। इज दैट क्लियर, ओके। और क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में थी RDD ओल्ड की अमाउंट, तो इसका सेकेंड इफेक्ट तो होने वाली कोई बात ही नहीं है। इज दैट क्लियर। सो PNL के डेबिट में बैड डेट्स RDD से जुड़ा हुआ जो भी एडजस्टमेंट है वो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कंप्लीट एडजस्टमेंट है। सबसे पहले 2 बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ओके। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 2 बैड डेट्स न्यू जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। उसमें ऐड RDD न्यू जो भी एडजस्टमेंट्स में दी हुई होगी, एंड लेस RDD ओल्ड अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा तो। इज दैट क्लियर। और ये बैड डेट्स और RDD के जो बैलेंस शीट में आया वो ये कि सेम है, बैड डेट्स भी नुकसान और RDD भी नुकसान, दोनों को हम डेटर्स में से माइनस करेंगे, ओके। बैड डेट्स कंफर्म है कि पैसा नहीं मिलेगा, RDD डाउटफुल है, लग रहा है कि नहीं मिलेगी ये पर्टिकुलर अमाउंट, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। डेटर्स में कुछ और भी एडजस्टमेंट्स आएंगे, कुछ और आइटम्स को भी एडजस्ट करना होगा, मैं आपको शॉर्टली थोड़ी देर में बताऊंगा, फाइन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट।
नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 8, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये क्या है कि डेटर्स से पैसा लेने के लिए, डेटर्स से अमाउंट लेने के लिए हमें उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी से ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इंडियन अकाउंटिंग का सिंपल रूल है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, यानी अकाउंटिंग रूल्स में लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई लॉस होता हुआ लग रहा हो तो उसको रिकॉर्ड करो ही करो। ओके, अगर कोई इनकम होने वाली है उसको रिकॉर्ड करो ना करो चलेगा, लेकिन आपको हमेशा लॉस अगर होने वाला हो, अगर ऐसा पता चल गया हो अपने एक्सपीरियंस से, तो हमेशा उसको रिकॉर्ड करना 100% कंपलसरी है। ओके, तो आज हम श्योर नहीं है कि भाई डिस्काउंट देना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन लग रहा है कि देना पड़ेगा, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना ही होगा। ठीक है, इसके इफेक्ट देखो क्या होगा। सबसे पहले तो हमें लग रहा है कि ये नुकसान है। ओके, तो P&L डेबिट साइड, राइट, हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड पे P&L के टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, पूरा टर्म फुल स्पेलिंग में लिखेंगे और जो भी अमाउंट होगी वो लिख देंगे, और डेटर्स में से ये चीज़ लेस हो जाएगी क्योंकि नुकसान ही अल्टीमेटली, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये चीज़ लेस हो गई। ओके, इसका भी शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो RDD ही बनता है, बट इसके लिए कभी भी 100% क्वेश्चन में RDD नहीं लिखा हुआ होगा। अगर वो डिस्काउंट की बात करना चाहेंगे तो आपके लिए फुल टर्म लिखा होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और आपको भी वो फुल टर्म ही लिखना है। ठीक है, हाँ, अगर बात RDD की हो तो ये आपका, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो RDD। ओके, बैड डेट्स पूरा ही लिखना है BADDEBTS, बैड डेट्स। ओके, सो ये हमने देख लिया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 9 अब आपके स्क्रीन पर है। ओके, बड़ा सिंपल सा है, डेप्रिसिएशन। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा मेजर। क्या करना है, डेप्रिसिएशन आपका नुकसान है। क्यों नुकसान है भाई, एसेट की यानी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ कम हो गई है तो ये नुकसान ही हुआ ना। ठीक है, सो टू डेप्रिसिएशन। ओके, जो भी एसेट होगा उसका नाम लिख देंगे हम, अमाउंट को अमाउंट कॉलम में ले जाएंगे। एंड इसका सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो हम एसेट्स की लिस्ट लिखते हैं, पर्टिकुलर एसेट में से माइनस कर देंगे। लेट्स से आपने लिखा था प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो भी अमाउंट होगी, फॉर एग्जांपल 10,000। ओके, डेप्रिसिएशन है उसका 1,000, सो लेस डेप्रिसिएशन 1,000, और आउटर कॉलम में अमाउंट चली जाएगी ₹9,000। एम आई राइट और एम आई राइट? 10 - 1 9। ओके, ये अमाउंट आउटर कॉलम में चली गई। इस तरह से जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, जिस एसेट से भी आपको माइनस करना होगा वो हम कर देंगे। इसका कैलकुलेशन परसेंटेजेस में होगा, वो हम एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त देखेंगे। ओके, लेट्स कम टू दी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट है 3 पार्ट में डिवाइडेड है क्योंकि इनका कॉमन चीज़ है इंटरेस्ट। ओके, सो 10th फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, आगे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकर। सो अभी हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ, बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल देता है, करेक्ट, बिजनेस शुरू हो सके इसलिए। बिजनेसमैन, लेट्स से ये बिजनेसमैन है। ओके, बिजनेस को, ओके, ये बिजनेस की बिल्डिंग है, बिजनेस हो सके इसलिए ये पर्सन अपने बिजनेस को कैपिटल देता है। ये कॉन्सेप्ट तो सबको ध्यान ही है। नाउ, हम बुक्स बनाते हैं बिजनेस की। ओके, हम इंडिविजुअल पर्सन की नहीं बनाते, हम बुक्स की, बिजनेस की बुक्स बनाते हैं। तो हमें जो भी ट्रांजैक्शन समझने होंगे बिजनेस के नज़रिए से सोचने होंगे। ओके, अब ये अमाउंट किसी और ने बिजनेस को दी है तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देगा, करेक्ट। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट हो गया खर्चा। क्या हो गया, खर्चा। नाउ, खर्चे का तो आपको इफेक्ट मालूम ही है, सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, करेक्ट। ये देखो,
शो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ गया। और दूसरा क्या करते हैं हम, जो 11th स्टैंडर्ड में नहीं बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते वक्त आप पार्टनर के नज़रिए से सोचो, इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा तो उनका बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, यानी जो भी उन्होंने लाइबिलिटी दे रखी है, लेट्स से 1 लाख उन्होंने अमाउंट दी हुई है, ठीक है, और 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट उसको बिजनेस ने दिया, तो उससे उनकी कैपिटल की अमाउंट बढ़ जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पार्टनर वो घर पे अपने रुपए नहीं लेके जाएगा, एज ऑफ नाउ, अभी के लिए वो घर नहीं लेके जाएगा, वो अपने कैपिटल में बढ़ा देगा। ओके, सो दैट बिजनेस की बैलेंस शीट और अच्छी दिखे। तो वो 1000 हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और इस पार्टनर की अब अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गई 1,01,000। ओके, क्योंकि बढ़ गई ना, इसलिए। ठीक है, तो इफेक्ट आप समझ गए क्या है कि एक तो आ गया बिजनेस का खर्चा है, इसलिए P&L के डेबिट साइड पे, ओके, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, अब बिजनेसमैन क्या करता है ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसको कुछ कैश की ज़रूरत है या बिजनेस के ही गुड्स अगर उसको चाहिए, तो वो बिजनेस में से ले लेता है, बिजनेस में से ही विड्रॉ कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। नाउ अब इस ड्राइंग्स पे बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, करेक्ट? जिस तरह से कैपिटल पे बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया था, उसी तरह से बिजनेसमैन बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम हो गई, एम आई राइट? क्योंकि बिजनेस को ये अमाउंट मिल रही है, तो बिजनेस के लिए तो ये इनकम हो गई। सो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? P&L क्रेडिट साइड पे, करेक्ट? ये देखो, शो टू दी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है, फाइन। और इसका सेकंड इफेक्ट अब कहाँ आएगा, वो सोचने वाली बात है। तो सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल करंट के डेबिट साइड पे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन का खर्चा है, राइट? उससे, इस अमाउंट से उसकी कैपिटल कम हो गई। ओके, तो इसका हमें ऑपोजिट इफेक्ट देना होगा। लेट्स से 500 रुपीज़ था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ₹500। और अल्टीमेटली इस 500 से बिजनेसमैन की यानी पार्टनर की कैपिटल की अमाउंट कम हो जाएगी। ओके, सो दो इफेक्ट क्या हो गए? एक तो P&L क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस की इनकम है, राइट? एक P&L क्रेडिट, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 10th, उसका थर्ड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। अब बिजनेस ने लोन लिया है तो ब्याज तो देना पड़ेगा। तो सिंपल है कि भाई ये हमारा खर्चा है, इसलिए P&L के डेबिट साइड पे आ जाएगा, और दूसरा ये खर्चा देना बाकी है, अब हम फ्यूचर डेट पे दे देंगे, इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड पे ये पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑन लोन्स गिवन। ओके, अब समझो बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या किसी को लोन दिया हुआ है, तो ब्याज अब मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी। ओके, तो ये हमारी इनकम है, इसलिए P&L के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जो भी इनकम होती है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कि भाई फ्यूचर में ये अमाउंट पर्टिकुलर हमें मिलेगी, तो एसेट साइड पे ये अमाउंट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 12। ओके, ये है इंश्योरेंस का केस, यानी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब इंश्योरेंस अगर था या नहीं था तो क्या होगा वो हम चेक करते हैं। सो अब हम देख लेते हैं इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट। बेसिकली इंश्योरेंस के केस में दो चीज़ें हैं। अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस किया हुआ हो तो, और अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं किया हो, ठीक है? इंश्योरेंस एंड अनइंश्योरेंस।
अभी जो अनइंश्योरेंस है यानी गुड्स का इंश्योरेंस आपने नहीं किया है, ये बहुत सिंपल है। इसके दो ही इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्या है? एक तो गुड्स बिजनेस से चले गए, राइट, आग लग गई, नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टीसी, ओके। एंड दूसरा, ये पूरी की पूरी अमाउंट आपके लिए नुकसान है, सो पीडी, राइट। इसकी रिकवरी आपको होने ही नहीं वाली क्योंकि आपने इंश्योरेंस ही नहीं कराया, राइट। इंश्योरेंस के केस में दो अलग सिचुएशंस हो सकती है। एक ये है कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपकी फुल क्लेम अमाउंट एक्सेप्ट कर रही है, ओके। और दूसरा है कि वो सिर्फ पार्ट अमाउंट ही क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिमेनिंग आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। अमाउंट के साथ बताता हूँ। फुल इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का क्या केस है? फॉर एग्जाम्पल आपके 10,000 के गुड्स का लॉस हो गया, ओके। सो टीसी ये तो फिक्स है, ट्रेडिंग क्रेडिट, क्योंकि इतने के गुड्स तो बिजनेस के बाहर चले ही गए, ओके। एंड इंश्योरेंस कंपनी ये फुल 10,000 अमाउंट आपको थोड़े टाइम बाद फ्यूचर में दे देगी, ओके। कोई भी अमाउंट जो फ्यूचर में मिले वो होती है हमारी एसेट, तो इसलिए ये ए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। नाउ पार्ट क्लेम एक्सेप्टेड क्या होता है कि लेट्स से 10,000 के गुड्स गए हैं, सो 10,000 टीसी ये तो फिक्स है ही, बिजनेस से गुड्स बाहर चले गए। इंश्योरेंस कंपनी लेट्स से ओनली 8,000 का ही इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट करती है, तो कंपनी आपको फ्यूचर में कितना पैसा देगी? ए 8,000, ओके। एंड जो रिमेनिंग 2,000 है ये आपका नुकसान हो गया जो आपको बेयर करना पड़ेगा, एंड हेंस पीडी। इज दैट क्लियर? तो ये सिचुएशन समझ आ गई सब लोगों को? इंश्योरेंस केस एंड अनइंश्योरेंस, ओके। अनइंश्योर्ड एकदम ईजी है, 10,000 के बिजनेस से गुड्स बाहर गए, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड ये पूरा 10,000 आपका नुकसान हो गया, सो पीडी, ओके। फुल क्लेम एक्सेप्टेड में क्या है? जितने के गुड्स गए उतने का पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में दे देगी, हार्डली कुछ दिनों बाद या लेट्स से कुछ वीक्स के बाद, ओके। एंड पार्ट क्लेम एक्सेप्टेंस में क्या है? गुड्स जो गए आपके बिजनेस से बाहर वो टीसी, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जितनी अमाउंट आपको फ्यूचर में देगी वो एसेट, एंड जो डिफरेंस अमाउंट है इन दोनों का वो आ जाता है पीडी में, क्योंकि ये एक्चुअल लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 13, गुड्स स्टोलन, एंड एडजस्टमेंट नंबर 14, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. ये बहुत सिंपल है और इनका एग्जैक्ट अकाउंटिंग अनइंश्योर्ड गुड्स के जैसे ही है. भाई गुड्स चोरी हो गए या गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, तो बिजनेस से तो गुड्स बाहर गए, सो टीसी, एंड ये पूरा का पूरा आपका नुकसान है. नुकसान इसलिए क्योंकि ये अमाउंट आपको कोई देगा नहीं, ओके. चुरा लिए अगर चोर ने, तो चोर आपको थोड़ा ना पैसे उधर रख के जाएगा, राइट. वो गए, वो पूरा नुकसान. एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कभी कभी आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए अपने गुड्स एज अ फ्री सैंपल, एज अ टोकन देने पड़ते हैं, ओके. उनकी अमाउंट आपको कहीं से भी रिकवर नहीं होने वाली है, एंड सो ये फुल अमाउंट हम एडवर्टाइजमेंट नाम से पीएनएल डेबिट में बुक कर देते हैं, ओके. ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 12 एंड 13. नाउ एडजस्टमेंट नंबर 14th, 13 14th हो गया. नाउ एडजस्टमेंट नंबर 15th, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज. अब जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो गुड्स अपने खुद के सेल्फ पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है. इस केस में भी ये होगा कि टीसी तो होगा ही होगा, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स बाहर चले गए, ओके. एंड यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट जो होता है वो होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे. भाई ये क्यों? रुको मैं आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता देता हूँ. देखो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ओके. इसमें जब भी कोई अमाउंट इनकी कैपिटल की इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और जब भी इनका पैसा डिक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है. तो जब बिजनेस ओनर खुद अपने बिजनेस में से गुड्स बाहर लेके जा रहा है, सो कौन हिम्मत करेगा उनसे पैसे लेने के लिए, राइट. कोई नहीं करेगा. लेकिन पार्टनर क्या बोलेगा? ये मेरे कैपिटल में से कट कर दो. मतलब क्या कर दो? इसको डेबिट में नोट कर दो. तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 2 गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ओके, या 2 गुड्स विड्रॉन, सिर्फ इतना ही लिखते हैं और पार्टनर के कॉलम में पर्टिकुलरली अमाउंट हम मेंशन कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ पर
हमारा एडजस्टमेंट हुआ गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। ट्रेडिंग क्रेडिट इन सब एडजस्टमेंट में फिक्स है क्योंकि गुड्स तो बिजनेस से बाहर गए हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इफेक्ट हमें सिचुएशन को हिसाब से ध्यान रख के करना होता है। सो द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड परचेजेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसमें क्या होगा कि अकाउंटेंट से कुछ मिस्टेक हो गई है एंड अब हमें उन्हें रेक्टिफाई कर देना है। मिस्टेक एज टू व्हाट, कि भाई परचेज हो गई थी, रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब कर दो। तो जो परचेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं ट्रायल बैलेंस में से देखकर, उसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड, ओके। और परचेजेस हम जिनसे करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, राइट। तो हम लाइबिलिटीज साइड पे क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेजेस, ठीक है। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड सेल्स के लिए क्या होगा, सेल्स में रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो भाई अब कर दो। सो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे हम बाय सेल्स लिखते हैं, ये तो फिक्स है ही। आई होप आप लोग रोज होमवर्क कर रहे हो एंड जो भी आइटम्स ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में जाते हैं उनका रिवीजन कर रहे हो। सो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी कि सेल्स कहाँ जाता है या कोई दूसरा टर्म कहाँ जाता है, ओके। सो सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो भाई अब कर दो, ऐड अनरिकॉर्डेड, ओके। अब आप गुड्स जिनको सेल करते हो वो कौन होते हैं, वो होते हैं डेटर्स, ठीक है। तो आप डेटर्स में उनको ऐड कर दोगे। एसेट साइड पे आप जहाँ भी डेटर्स लिखोगे उस लिस्ट में ऐड कर दोगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। इज दैट क्लियर? सो अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स होगा क्या, जहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ वहाँ अब कर दो। परचेज में नहीं हुआ कर दो, सेल्स में नहीं हुआ हाँ अब ऐड कर दो। और अब इनका रिलेशन है क्रेडिटर्स और डेटर्स से, वहाँ भी इन्हें ऐड कर दो क्योंकि या तो पैसा लेना है या पैसा देना है, ओके। क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में परचेजेस का, और डेटर्स से हमें पैसा लेना होगा। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 17th, capital expenditure included in revenue expenditure, and 17th second is revenue expenditure included in capital expenditure. बेसिकली यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। सबसे पहले हमें उनका मीनिंग समझना होगा, देन आप एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ओके। सो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक थर्ड होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम थोड़े एडजस्टमेंट्स बाद अभी हम समझेंगे, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट वो होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आप अपने एसेट पे इनकर करते हो, डायरेक्टली अपने एसेट्स पर, अपनी प्रॉपर्टी पर इनकर करते हो। क्यों, कब, कैसे, समझो। ये वो टाइप के एक्सपेंडिचर है जिससे एसेट आप अपने बिजनेस में लेके आ सके, ओके। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ओके। दूसरा, ये वो टाइप के एक्सपेंडिचर है जिनसे आप एसेट्स को यूज़ करने लायक बना सके, ओके। फॉर एग्जांपल किसी भी मशीनरी को इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा, ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज़ ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिनसे एसेट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाना मतलब क्या, उनकी वैल्यू एड ऑन हो जाना। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा एक्सपेंडिचर करो जिससे 1 लाख यूनिट्स के बजाय वो मशीन 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, ओके। ऐसे एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ओके। इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वो है, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस में एयर कंडीशनर चाहिए, ओके, एसी चाहिए, ठीक है। अभी एसी मैंने ऑर्डर कर दिया, आ गया। क्या मैं एसी का डब्बा ला के रख दूंगा तो मुझे ठंडी हवा मिलेगी? नहीं मिलेगी, राइट। मुझे क्या करना होगा, इस एसी को दीवार पे इंस्टॉल कराना होगा। क्या कराना होगा, इसका इंस्टॉलेशन कराना होगा। आई बात समझ में? तब ये एसी वर्क करेगा, ओके। सो इंस्टॉलेशन के जो भी चार्जेस होंगे वो मैं क्या करूँगा, एसी की जो मेरी कॉस्ट होगी उसी में ऐड कर दूंगा। फिर जो मुझे अमाउंट मिलेगी वो होगी मेरे एसी की अमाउंट, यानी मेरे एसेट की अमाउंट, ओके। इस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है अकाउंटिंग के इस चैप्टर के बेसिस पर, चैप्टर के लिए, कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट में ही ऐड होना चाहिए। ये आपका रिक्वायर्ड पार्ट है,
ओके, ये आपको काम आएगा, लेकिन अगर मैं मीनिंग नहीं समझाऊँ तो फिर कुछ मतलब नहीं होगा उस चीज़ के लिए, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट की वैल्यू में ही ऐड होता है और है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ये डे टू डे एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस हैं ये, ओके। इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी एसेट पे मुझे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा लगा, ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। इससे ना एसेट मेरे पास आ रहा है, ना उसकी वैल्यू एडिशन हो रही है, ना मैं उसको यूज़ करने लायक बना रहा हूँ। हो सकता है कि ये मैं पोस्टपोन भी कर सकता हूँ, आज नहीं तो ये कल भी कराऊंगा, चलेगा, राइट। एसेट तो मेरा काम कर रहा है। ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? अब आपको अकाउंटिंग में अभी इस चैप्टर में क्या याद रखना है कि किसी भी टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट में ऐड नहीं होता, वो टीडी या पीडी में चला जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, जहाँ पर हमेशा खर्चे जाते हैं, ओके। जो नेचर आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा वहाँ अकॉर्डिंगली हम टीडी या पीडी में डालेंगे। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर का करेक्ट अकाउंटिंग क्या है कि ये हमेशा एसेट में ऐड होगा, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट में ऐड नहीं होता है। अगर गलती कर दी है तो उसको हटा दो, ओके, और उसकी सही प्लेस पे डालो, विच इज ईदर टीडी और पीडी। इज दैट क्लियर? सो अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जो जनरली 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। वो क्या होता है कि वेजेस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन recorded in trading account और recorded in revenue expenditures, ओके, ऐसे कुछ मेंशन होगा। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स पे जाना है। ये क्या बोले? वेजेस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन, तो तुरंत यश सर का एक्सप्लेनेशन ध्यान आना चाहिए, और मेरी बात ये आपको उस टाइम याद आनी चाहिए कि सर ने बताया है इंस्टॉलेशन का खर्चा मतलब क्या? उस मशीन पर ऐसा खर्चा जिससे हम एसेट को यूज़ करेंगे, और ऐसे खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमेशा कॉस्ट में ही ऐड करते हैं। तो जहाँ पर आप ट्रेडिंग डेबिट में वेजेस लिखते हो, टू वेजेस, वहाँ से आप उसको माइनस कर दोगे, एंड जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो एसेट साइड पे आप वो पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखोगे, वहाँ पर आप इस अमाउंट को ऐड कर दोगे। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? ओके। और इसी चीज़ का एग्जैक्टली रिवर्स कि वो बोलेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस या फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर्स इंक्लूडेड इन द एसेट। तो आपको वापस से वर्ड्स हमेशा अच्छे से पढ़ने होंगे अकाउंट्स में। क्या बोल रहे हैं ये कि रिपेयर्स मेंटेनेंस पे जो खर्चा हुआ है वो एसेट में डाल दिया है, तो भाई वो एसेट में कैसे डाल सकते हैं? सर ने मना किया हुआ है, राइट। तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? एसेट जो भी होगा उसमें से माइनस कर दोगे, जो गलत हो गया था उसको हटा दिया माइनस करके, एंड उसकी जो एक्चुअल प्लेस है कि भाई वो वेजेस में आना चाहिए, ओके, या फिर रिपेयर्स में आना चाहिए, जो भी वर्ड होगा हम उसको वहाँ पर ऐड कर देंगे। वेजेस बोला होगा तो टू वेजेस में ऐड, यहाँ टीडी में ऐड कर देंगे, और अगर उसका रिपेयर्स बोला है या मेंटेनेंस वर्ड बोला है तो हम जो पीएनएल बनाते हैं उसमें एक नया आइटम लिख देंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और वहाँ पर हम उसे ऐड कर देंगे, वहाँ पर उस लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो ये मैंने दोनों सिचुएशंस बता दी। कैपिटल इंक्लूडेड इन रेवेन्यू मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू में चला गया, ओके, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल। एज यू कैन सी 17th 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल थी, ये रेवेन्यू की चीज़, यानी ये नॉर्मल थी, टीडी पीडी में जाना चाहिए, बट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर लिया, यानी कि एसेट में वो चला गया। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव फर्दर। ऑल राइट, ओके। सो एडजस्टमेंट नंबर 18th, ओके, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, एंड एडजस्टमेंट नंबर 19th बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। नाउ मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम बेसिक्स कर रहे थे तब ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग बताया था, बिल रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट्स के इस चैप्टर में आपको इस एडजस्टमेंट का क्या करना है, ठीक है। पहली बात,
डेटर्स वो हैं जिनको आपने उधारी में गुड्स दे दिए हैं, ठीक है, फ्यूचर में वो पैसा देंगे। एंड बिल्स रिसीवेबल वो डेटर्स हैं, ये डेटर्स ही हैं, लेकिन वो डेटर्स हैं जिनसे आपने साइन करा के ले लिया, ओके, अलग से डॉक्यूमेंटेशन है उनके लिए, तो वो डेटर्स में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वो बिल्स रिसीवेबल बनते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, मतलब क्या, ड्यू डेट आई, आप सामने वाले से पैसा मांगने गए कि भाई ये देख तेरा बिल तूने साइन किया है, रुपए दे, सामने वाले ने हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं देना, मेरे पास है नहीं, मेरा दिवाला निकल गया है, अभी नहीं बाद में दूंगा, 100 रीज़न बनाएगा अगर उसको नहीं देने हैं पैसे तो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आपका तो ये बिल रिसीवेबल नाम का एसेट गया, ठीक है, तो जितना भी डिसऑनर हुआ आप उसको माइनस कर दोगे, लेकिन क्या आप उसको छोड़ोगे, नहीं, रुपए तो लेना ही है ना, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो देने ही वाला है, कैसे ना कैसे तो देने ही वाला है, ठीक है। वो खुद बताएगा कि भाई मैं 1 महीने बाद या कुछ वीक्स के बाद दूंगा, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स में ऐड कर देंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक एसेट गया बिल्स रिसीवेबल नाम का, लेकिन दूसरा एसेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जो है डेटर्स, ठीक है। दूसरा है बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। नाउ क्रेडिटर्स वो हैं जिनसे हमने उधारी में गुड्स लिए हुए हैं, और बिल्स पेएबल वो क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने साइन करके दे दिया कि हाँ सो एंड सो डेट पे हम रुपए तुम्हें दे देंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, सामने वाला पर्सन हमारे पास आया, हमें साइन बताया भाई रुपए दे दो, हमने अब मना कर दिया कि भाई हमारे पास रुपए नहीं है, सो एंड सो डेट पे प्लीज़ ले जाना, ठीक है। तो हमारी ये फिलहाल बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी तो कैंसिल हो गई, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या वो हमें इस बार छोड़ेगा, नहीं, वो तो हमसे पैसा लेगा ही ना, तो हमें क्या करना होगा, उन्हें अपनी क्रेडिटर्स की लिस्ट में ऐड कर देना होगा कि भाई इतनी इतनी डेट पे ये पर्सन वापस से आके हमें हमसे रुपए लेने वाला है। तो बिल्स पेबल यानी एक लाइबिलिटी माइनस हो गई और वहीं एक लाइबिलिटी ऐड हो गई क्रेडिटर्स वाली। इज दैट क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब ज़्यादा एडजस्टमेंट्स बचे नहीं हैं, बस 2-3 ही हैं। एडजस्टमेंट नंबर 20, deferred expenses of advertisement paid for 5 years, ओके। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि deferred revenue expenditure में बताऊंगा कि क्या होता है, ओके। सो लेट अस स्टडी कि ये deferred revenue expenditure क्या है, ठीक है। ये एक तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप का एक्सपेंडिचर है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझते हैं कि क्या है ये। ऐसे टाइप का एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट, आई रिपीट, जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर काम आने वाला है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब मैंने आपको बताया था वो क्या था, वो तो सीधा सीधा एसेट था, एसेट में ही ऐड कर रहे हैं ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, यूज टू है, डेली वाला है, ओके। जब आपने खर्चा किया उतना काम हुआ एंड खत्म, यानी इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 ईयर की हो सकती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो, तो जब तक सैलरी दोगे तब तक वो आएंगे, जिस महीने नहीं दोगे तो फिर वो नहीं आएंगे, राइट। आप उनकी सर्विस कैसे यूज़ कर पाओगे, राइट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आप कर तो देते हो अभी, पूरा का पूरा खर्चा अभी करोगे, लेकिन इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर काम आने वाला है। इसका बेस्ट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। क्या है, एडवर्टीजमेंट। नाउ आप लोग टीवी तो देखते ही हो, ठीक है, झूठ तो बिल्कुल भी बोलना ही नहीं, ओके। टीवी आप देखते हो, मुझे ध्यान है। टीवी में जब एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तो आपने कभी ना कभी ऐसे सेलिब्रिटी का एडवर्टीज़मेंट देखा था, मैं कह सकता हूँ ऐसा एडवर्टीज़मेंट देखा था जो कई सालों से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, ओके। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके एडवर्टीज़मेंट्स कई सालों चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं टीवी पे, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, लेट्स से चॉकलेट की कंपनी है कैडबरी, ओके। वो एक पर्सन को, एक सेलिब्रिटी को एक बिग अमाउंट ऑफ मनी दे दी, ओके, लेट्स से 1 करोड़, ओके, और उससे एडवर्टीजमेंट शूट करा लिया, ओके। ये पर्टिकुलर एडवर्टाइज हो गया प्रोडक्ट। अब ये एडवर्टीजमेंट को कंपनी एक टारगेट रखती है कि हमें लेट्स से 4 साल तक
चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी इतना फेमस है कि इसको देखते देखते आगे भी लोग प्रोडक्ट हमारा खरीदेंगे ही, ठीक है। तो कंपनी को क्या करना है, ये जो 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर आज अभी जो किया है उसको 4 इयर्स में डिवाइड कर देना है। ओके, आंसर सिंपल है, आप सब जानते ही हो, 25 लैक्स, ठीक है। 25, 25, 25 एंड 25 टोटल हो गया 100 लैक्स, राइट, जिसका अमाउंट होता है 1 करोड़। ओके, सो कंपनी क्या करेगी, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंपनी एक्चुअली इनकर्ड द एक्सपेंडिचर, यानी जिस साल कंपनी ने एक्चुअली खर्चा किया है उस साल से कंपनी आने वाले टर्म तक, यानी 4 साल डिसाइड किया तो 4 साल, ओके, हर साल 25-25 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट का खर्चा बुक करेगी। ऐसा अकाउंट्स का रूल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रूल अकाउंटिंग में ये है। ओके, फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया है 5 साल चलाना है, ओके, इस पर्टिकुलरली इस एडवर्टीजमेंट को 5 साल चलाना है, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 5, तो एवरी ईयर 20 लैक्स, 20 इंटू 5, राइट, 100, तो एवरी ईयर वो 20 लैक्स एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर पे रिकॉर्ड करेगी। ओके, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको इन अमाउंट्स को आप कैसे लिखोगे वो मैं अब आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो, आपके पास एक तो है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक है पार्टनर्स कैपिटल या करंट, और एक है बैलेंस शीट। ओके, अभी जो आपको यहाँ पर काम आने वाले हैं वो 2 चीज़ों को मैंने नाम लिखा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट, ठीक है। देखो सिंपल है, अगर इस ईयर के शुरुआत पे, ओके, यानी जिस ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके 1 अप्रैल को ही आपने लेट्स से 2017, तो लेट्स से अगर आपने 1 अप्रैल 2017 पे ही ये खर्चा कर दिया है, ओके, तो इस साल तो आप पूरा यूज़ कर ही रहे हो, राइट, पूरा 17 और 18, 31 मार्च 2018 आ जाएगा। ओके, इसके बाद ऐसे ही जैसे ये 17-18 हुआ, वैसे ही दूसरा ईयर होगा 18-19, बराबर, तीसरा ईयर होगा 19-20, ओके, चौथा ईयर होगा 20-21। समझो 4 साल के लिए ये खर्चा आपको बुक कर देना है, ठीक है। तो हम इस ईयर की अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं एंड लेट्स से सेम न्यूमेरिकल हम एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ का ये खर्चा था और आपको 25 लैक्स एवरी ईयर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आपने एक्चुअल खर्चा कितना किया, 1 करोड़, ओके, तो इनिशियल बुकिंग जो एक्सपेंडिचर की होगी, जो ट्रायल बैलेंस में आएगी, वो पूरी 1 करोड़ होगी। तो आप 2 एडवर्टीजमेंट लिखोगे, लेट्स से 1 करोड़, मैं जीरोज़ नहीं लिख रहा, बहुत ज़्यादा जीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है, एंड इतनी बड़ी अमाउंट आपको एग्जाम में आएगी भी नहीं, थाउजेंड्स या 10,000s में ही होती है, ठीक है। 1 करोड़ आपको क्या करना है, सिर्फ 1 साल का ही खर्चा बुक करना है। भाई यही तो मैंने समझाया ना कि आपको एवरी ईयर 4 साल के लिए 1-1 साल का खर्चा बुक करना है। तो अभी 1 साल का कितना है, 25 लाख रुपए, यानी आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का आउटर कॉलम होगा वहाँ पे सिर्फ 25 लाख ही आना चाहिए, ओके। तो अब ये कैसे होगा, सिंपल है, ये माइनस करने से होगा 75 लैक्स। अगर मैं 1 करोड़ में से 75 लैक्स माइनस कर दूं तो 25 लाख रुपए मेरा बैलेंस आ गया। और ये जो 75 लैक्स है इसका क्या करूँगा, तो ये एसेट में आ जाएगा मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से एक मैं अमाउंट या कह सकते हैं एक अकाउंट क्रिएट कर दूंगा, उसमें लिख दूंगा एडवर्टीजमेंट, और 75 लैक्स यहाँ पर आउटर कॉलम में अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी, शो करेगी। इज दैट क्लियर? ओके, एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होते हैं। तो देखो 75 लैक्स का एक इफेक्ट यहाँ हुआ, दूसरा इफेक्ट यहाँ हुआ। बस ये बात अलग है कि इस बार उल्टा हुआ, आप इनर कॉलम में माइनस करते थे फिर आउटर कॉलम में लेके जाते थे। इस बार आपको ये अमाउंट मालूम है इसलिए इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा। ओके, मैं 3 - 2 बोलूँ तो 1 आएगा और 3 - 1 बोलूँ तो 2 ही आएगा, मतलब डिजिट्स चेंज नहीं होंगे एक दूसरे से माइनस करने पर। ओके, इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपको अकाउंटिंग करनी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर। ओके,
ये आप अब अपने स्क्रीन पर एडजस्टमेंट्स देख रहे हो, एडजस्टमेंट नंबर 21, रेवेन्यू रिसीट्स इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट्स। नाउ मैंने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर समझाया, वैसी ही ये चीज़ है, वहाँ पर खर्चा था, यहाँ पर इनकम है। ओके, अकाउंटिंग भी सेम होगी, जहाँ गलती हो गई वहाँ माइनस कर दो, जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे उसको इंक्लूड कर दो। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सेल ऑफ फर्नीचर। वाह, बड़ी यूनिक सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर अकाउंटेंट से हमारे। क्या हुआ कि गुड्स बेचे थे, ओके, और ऐसा हुआ कि अकाउंटेंट ने, यानी क्या, जो अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं उन्होंने उसको एसेट बेच दिया, ऐसा मान लिया। ठीक है, तो गुड्स बेचे हैं यानी सेल्स में आना चाहिए। ओके, तो बाय सेल्स में तो वो गायब है, तो हम अब उसको रिकॉर्ड कर देंगे, ऐड, यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर सोल्ड गुड्स सोल्ड रिकॉर्डेड एज एसेट सोल्ड, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, एंड जो ये हो गई हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी जहाँ पर हमने फर्नीचर में से माइनस कर दिया था गलती से, वहाँ पर अब ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली तो फर्नीचर गया नहीं है ना कहीं भी, फर्नीचर वही है, वो अकाउंटेंट से मिस्टेक हो गई थी कि उसने सेल ऑफ फर्नीचर मान लिया, मतलब उसने यहाँ पे लेस कर दिया और ट्रायल बैलेंस में फिगर दे दिया, तो ऐसा तो गलत है। तो हम फर्नीचर की इस अमाउंट में ऐड कर देंगे कि गुड्स सोल्ड इंक्लूडेड इन फर्नीचर्स, तो हम इस अमाउंट को ऐड कर देंगे, आउटर कॉलम में अमाउंट ले जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज कमीशन टू पार्टनर्स एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। क्या बोल रहे हैं ये, कि पार्टनर को कमीशन देना है ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज या सेल्स का कुछ परसेंटेज। ओके, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस केस में ट्रेडिंग अकाउंट को पूरा कंप्लीट करेंगे, वहीं से आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और उसका जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में डिफाइन किया होगा, लेट्स से 1%, 2% और 5%, ओके, उसका कैलकुलेशन करेंगे, एंड वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर की अमाउंट PD यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आ जाएगी। ओके, और दूसरी चीज़ क्या, ये अमाउंट पार्टनर को मिलने से पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम शो कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऑल राइट। और अगर सेल्स का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो भी सेम ही होगा, बस इसमें ट्रेडिंग को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले डायरेक्टली सेल्स फिगर जैसे ही आपको मिल रहा हो उस पर परसेंटेज कैलकुलेट करो, एंड इफेक्ट सेम, P&L डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करंट के क्रेडिट साइड पे अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो विद दिस हमारे जो नॉर्मल यूजुअल एडजस्टमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट हो गए, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिस्ट बनकर आएगी वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट होंगे हमें जो पढ़ना है वो है हिडन एडजस्टमेंट्स। अब ये हिडन एडजस्टमेंट्स क्या है, तो ये एडजस्टमेंट्स के लिस्ट में नहीं आते हैं, ये ट्रायल बैलेंस में ही मैंशनड होंगे। ओके, या तो परसेंटेज के फॉर्म में, या फिर अमाउंट के फॉर्म में, या किसी इंफॉर्मेशन के रूप में। ओके, वो जैसे ही हमें ट्रायल बैलेंस में दिखती है वो हिडन एडजस्टमेंट को हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट्स पे आने पर फिर वो कहीं मिस हो जाए, हम पता चला ट्रेडिंग P&L बना दी, बैलेंस शीट टैली कर दी, सब हो गया, और वापस से ट्रायल बैलेंस पे तो आते नहीं है। 11th में आपने अकाउंट